ओंकाराय नमो नमः। कल क्वेश्चंस किए थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने जिन जिन ने किए थे वो उसको मुझे बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने दिया था आप लोग को होमवर्क के लिए। मेरे आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके। और आप सब लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई अगर गलत हो सही हो उससे कोई बात नहीं है, गलत होने के हम सीखने के लिए ही यहाँ पे है। और आप लोग जो आंसर देते हो उसका लॉजिक भी दीजिए कि आपने क्या सोच के दिया, ताकि मुझे हेल्प मिलेगा कि आपको और बेहतर करने के लिए कि किस तरह से आप सोच रहे हो और किस तरह से आपका आंसर तक पहुंचोगे उसको समझने के लिए। तो 17 में मैं बोल के गया था कल, कि आप लोगों के लिए छोड़ के गया था कि द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem। फील्ड स्टडी में जो हम रिसर्च करते हैं किसी प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए, कौन से करते हैं? आप लोग आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, कोशिश कीजिए। अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या नॉन ऑफ दिस, क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी में। सर हिंदी में बताइए क्वेश्चन। जो रिसर्च हम अप्लाई मतलब फील्ड वर्क में, जैसे हम लोग एमबीए के बच्चे जाते हैं ना, मार्केट में जाते हैं ना, कि मार्केट को स्टडी करते हैं, या आप जब देखोगे कि जिस समय आप लोग चुनाव होती है तो लोग जाके डेटा इकट्ठा करते हैं लोगों से पूछ के, इसको हम कहते हैं फील्ड स्टडी कहते हैं। तो फील्ड स्टडी में जाके जो रिसर्च की जाती है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी के समय रिसर्च के जो लॉ अप्लाई होंगे उससे किस किस जो हम उसके जो शोध करते हैं उस शोध को क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या नॉन ऑफ दिस। फील्ड स्टडी मतलब जब हम रियल फील्ड में जाकर के डेटा इकट्ठा करते हैं या शोध करते हैं, कि हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज में कितने लोगों को दिक्कत है, क्या हुआ है, या अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई भूकंप आया, कुछ ऐसा कुछ आया है, तो लोगों के हम डेटा इकट्ठा करते हैं। या फिर नॉर्मली हम पूछते हैं कि किसी को फोन में लोग क्या, मोबाइल फोन के अगर मार्केटिंग के अगर डेटा इकट्ठा करेंगे तो उनको क्या क्या फीचर चाहिए, क्या क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं। या चुनाव के समय जाके पूछते हैं कि आप किस पार्टी के लिए, किस पार्टी का कौन सी बात पसंद करते हो, किसको आप वोट दोगे। ये सारा क्या होती है? आपका फील्ड आपका शोध होती है, मतलब फील्ड रिसर्च होती है ये। तो इसमें आप क्या करोगे, कौन सा अप्लाई करोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सी। एक्सपेरिमेंटल सी। एक्सपेरिमेंट आप वहां पे नहीं करते हो, फील्ड में जाकर के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती है। हमने बात किया था कल ही बताया था, एक्सपेरिमेंटल तो नहीं होगा। बाकी तीनों में बताओ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंटल क्यों बोल रहे हैं बताओ? आप बताइए, जो एक्सपेरिमेंटल बताया आपने, आपने क्यों बताया, क्या सोच के बताया आपने? अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं, आप गलत सर गलत जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, डेटा हम्म। कलेक्ट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जैसे कोई डिसीज हो तो डेटा कलेक्ट करके ही हम वो रिसर्च करते हैं ना, फिर एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना सर हम उस पे, तो हम इसीलिए। फील्ड में कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? आप वहां से डेटा तो ले लिए, तो उसको लेकर के आप स्टैटिस्टिकली आप उसका एनालिसिस करते हो ना, कि इतने लोगों ने ये बताया। सोचिए कि जो लोग आपका आपका उसमें चुनाव से पहले जो पूछते हैं आप किसको वोट देंगे, उन जो भी रिएक्शन देते हैं आपको बाकी जो जनता, तो जनता के डेटा को लेकर क्या करेंगे? वो उसको स्टैटिस्टिक्स से वो कैलकुलेशन करेंगे ना, उसका कुछ प्रयोग क्या करेंगे बताओ? लैब में कौन से प्रयोग करेंगे? कर सकते हैं? आपने किसी को पूछा कि एबीसीडी चार पार्टी में आप किसको वोट दोगे और क्यों दोगे, लोगों ने बोला। आप इस डेटा को लेकर के
आप मीन मीडियन मोड निकालोगे, ये सब चीजें निकालोगे, एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे बताओ? हो सकता है? सर लेबोरेटरी में हम नहीं सर। लेबोरेटरी में नहीं हो सकता, इस डेटा का आप कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे बताओ? कोई बात नहीं, अपन कोशिश करो, करते करते आएगा, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कोशिश करने। फील्ड में तो होता है एक्सपेरिमेंट। हाँ जी बताएं। सर फील्ड में तो हो ही नहीं सकता एक्सपेरिमेंट, मतलब ये हाँ क्वेश्चन इसी को तो। बताया नहीं होगा। क्या बी कोई बताया है एक्शन रिसर्च? रंजना जी बताइए, आप जी एक्शन, आपने एक्शन क्यों बताया आपने? सर, मैंने बताया कि क्रियान्वयन करना है हमको, अपनी जो योजना है ना उसका हम्म, क्रियान्वयन करना है, तो फील्ड में ही करना है ना, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है। मैंने एक्शन रिसर्च में पढ़ाया था, बताया था, मैंने कुछ डेफिनेशन बताया था, बताइए आपको, आपने उसको अगर आपने लिखा होगा, क्या बताया था? एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च कोई बताएगा यहाँ पे एक्शन रिसर्च क्या होती है? किसी को अगर याद है तो कोशिश करें। कोई एक्शन ली जाने वाली हो। ठीक है, आपने, ये बात तो बिल्कुल सही है, हम एक्शन रिसर्च में हम एक्शन ही लेते हैं। एक्शन रिसर्च का सबसे बड़ा फीचर है, ये देखिए जो मैं बताता हूँ ना इतने एग्जांपल के साथ, इसी जगह पे अंतर करने के लिए, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, कब पूछा गया था ये? देखो इसी तरह के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाती है। एक्शन रिसर्च तब करते हैं जब किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था क्लास में, मैंने बोला था आपको एग्जांपल से याद रखना। क्लास में कोई टीचर है, टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, उस समय टीचर ने तुरंत कुछ एक्शन लिया, कि वो क्या एक्शन लेंगे कि बच्चे या तो उसको डांटेंगे या तो बाहर कर देंगे, या उनको क्या करना चाहिए कि उस जगह की समस्या खत्म हो जाए। ये एक्शन रिसर्च कब अप्लाई होती है? जब किसी एक सिंगल, किसी एक के समस्या को हल करने के लिए हम जब शोध करते हैं, ये जनरलाइज नहीं होती है, ये सबके लिए नहीं होती है, मतलब पूरे बल्क के लिए नहीं होता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया था कि जो आपका रैगिंग है, रैगिंग में हम एक्शन एक्शन नहीं करते, क्योंकि एक्शन रिसर्च का जो आपको परिणाम होता है वो तुरंत मिलती है। तुरंत मतलब अगर क्लास में किसी ने मिसबिहेव किया तो तुरंत एक्शन लेंगे और उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। उसको अगर क्लास से बाहर कर देंगे तो क्लास शांत हो जाएगा, उसको डांट देंगे तो क्लास शांत हो जाएगा। उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, पहली बात यह है, तुरंत मिलती है रिजल्ट इसका। और उसमें वो सिंगल एक इंसान के लिए होता है या मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए होता है। एक्शन रिसर्च कौन करता है? जैसे अगर कोई टीचर ने कुछ किसी, कोई आपका टीचर ने कुछ बोला, या कोई पर्टिकुलर आपका बॉस ने कुछ बोला उनके, जो आपका जो एम्प्लॉय के लिए, इस तरह के, या इस तरह के जो चीज होती है जो सिंगल या इंडिविजुअल होती है। और आपका जो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में ये अंतर होती है। अगर आप बताओ, अगर आप फील्ड में जाते हो, अगर आप डेटा इकट्ठा करते हो कि ये इस बारे में कि किसने किसको किसको कौन किसको कितना वोट देगा, क्या उसका तुरंत परिणाम मिल जाएगा आपको? उसको आप लाओगे, बहुत सी प्रोसेस करोगे, काफी कुछ करने पड़ते हैं। और क्या किसी एक इंसान के लिए होता है वो? एक इंसान के लिए तो नहीं होता है, इसलिए एक्शन में नहीं होगा। ऑप्शन ए किसने बोला था? अरशद जी, अरशद जी आप बताएं। अप्लाइड हो गया। अरशद जी आप बताएं, या जानकी जी आप बताएं, आप लोगों ने ये क्यों बोला था? या जिन्होंने भी ये बोला था उनमें से कोई बताए कि उन्होंने एक क्यों बोले थे? आनंद जी आप भी कह सकते हो, आपने ये क्यों बोला था? सर अप्लाइड रिसर्च, मेरा सर छोटा सा क्वेश्चन है, अप्लाइड रिसर्च सर किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता ना सर, बल्क में होता है या फिर ग्रुप में होता है? हाँ, अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो आपका एक एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, पहली बात है, पहला लक्षण यस ये सर। होता है कि एक्सपर्टाइज के लिए के द्वारा की जाती है। और अप्लाइड रिसर्च एक समूह के लिए होता है, एक ऐसा समस्या के लिए जिसमें बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब काफी एक समूह के लिए, मतलब एक, जैसे कि आप मान लीजिए मानवता के लिए, जैसे रैगिंग सबके समस्या, जितने बच्चे जा रहे हैं, दहेज प्रथा बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या है, ये सब अप्लाइड रिसर्च में आएगा। तो सर आंसर इसलिए ए होगा क्योंकि कोई भी अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं किसी रिसर्च पे, और वो भी मतलब उस टाइम के लिए, मतलब एक्शन में तो नहीं करेंगे लेकिन सब पे ये लागू हो रहा है, इसलिए बिल्कुल, ये चीज ये हम अप्लाइड अप्लाइड होगा। अप्लाइड में और ये होती है कि अप्लाइड के लिए हम किसी सिद्धांत या पहले से कोई आपका प्री डिफाइंड कुछ आपका लॉ बना हुआ होता है। लॉज को हम फॉलो करते हैं, तो इसलिए अप्लाइड रिसर्च होगा। मैं इसका, ये जो हम आपसे पूछता हूँ और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसके साथ साथ।
कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल कहाँ का अप्लाई होती है, अप्लाइड क्या होती है। देखिए आपको पूरा रिवीजन हो गया ना, ऐसा करते Yes, करते आपको याद जी रहेगा। सर। जी सर। ये इसलिए हमारे मतलब जो क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य होती है, खाली आंसर दे देना बड़ी बात नहीं है, मुझे हर चीज को वो भी आपको टटोलना है कि आपको कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, या आपका लॉजिक को मुझे कैसे मोल्ड करना है, और साथ साथ सारे टॉपिक का रिवीजन भी हो जा रही है। इतना इससे अच्छा रिवीजन नहीं होता जब आप क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते हो, बहुत अच्छे रिवीजन हो सर जाती इसी है। के हाँ जी सर, इसी के साथ 19 भी बहुत इजी है सर, उसका होगा सर बी, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट। हाँ जी, तो इसमें आप 18 का कौन बताएंगे, 18 का बताइए आप सर क्वेश्चन। 19 का बी होगा। ठीक है, अभी हम 19 में आते हैं। आप 18 का आप ना उसमें मैसेज कर दीजिए, जैसे आपने 19 बोल रहे हो तो 19 लिख के ऑप्शन दे दो, ABCD जो भी बोलना हो, तो ज्यादा आसान होगा और समझने के लिए भी। फिर अच्छा 18 बताए, 18 में का क्या आंसर होगा? द रिसर्च इज ऑलवेज, इस रिसर्च हमेशा क्या होती है? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, पुराने ज्ञान को हम वेरीफाई करते हैं। एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को हम एक्सप्लोर करते हैं। फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, मतलब पहले किसी ने शोध किया है और अभी और कुछ आगे और भी कुछ हो सकता है, बीच का जो गैप होती है, जैसे किसी ने पहले आपका कीपैड वाला फोन के खोज किया गया था, तो मोबाइल फोन आ गया। अब क्या उसके बाद भी कुछ हो सकता है? हाँ, उसके बाद भी लोगों ने एंड्रॉयड फोन का खोज किया। क्या उनके बीच में कुछ हो सकता है? ये जो गैप जो होती है, अभी और फर्दर कुछ हो सकता है? ये जो गैप हम भरते जाते हैं, इसे हम कहते हैं फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज। ज्ञान के बीच का जो गैप होती है, हम उसको भरते जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कभी एक समय था, अगर आप डेवलपमेंट देखोगे मिसाइल वगैरह का, लोग खाली ऐसे मतलब चीजों को फेंकते थे, उसके बाद आपका तोप का गोला आया, करते 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 आज हम कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। ये क्या है? हम गैप को फिल कर रहे हैं। ऑप्शन सी है फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताए कौन से होंगे? 18 का डी, 18 का डी। कोई यस अगर सर डी। कोई ऐसा है जो डी से सहमत न हो तो अपनी बात बता सकता है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। 19 के लिए बताएं, 19 बी। पे बाकी लोग बताए बी, सबको बी बता दे। अगर कोई बी से हट के कोई बोलना चाहे तो बता यस सकते सर बी। हैं। बी क्यों है बताइए? सर अभी आपने बताया ना, इसमें एक्शन हम सर अभी इमीडिएट आपने ही लेते हैं। बोला है ना। हाँ। वेरी गुड, मतलब आपने फिर पकड़ लिया, वेरी गुड, शाबाश। रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। देखा आपने कितने फायदा होता है? जब हम क्लास में करते थे एक साथ सब टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करते हैं तो कितनी ज्यादा अच्छी रिवीजन होती है और माइंड पे आ जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, अगर इसी कॉन्सेप्ट पे अगर दोबारा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होते हैं। आप देखोगे हर हमेशा ये होती है। इस कॉन्सेप्ट इसके आधार पे आप लोगों ने देखो, हमने तो ये नहीं बताया था 19, हमने बताया था 17 वाला, देखो आपने 19 कर लिया। ठीक इसी तरह से आप जो भी करके जा रहे हो, इसी के बल पे आपका जो आने वाला क्वेश्चन आप कर लोगे जब वहां पे एग्जाम में करोगे तो। 19 के बाद 20 का बताओ। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, जो हम सर मैनिपुलेशन, सर हेर ये फेर थोड़ा डिस्क्राइब कर दो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब हम जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिसमें हम हेर फेर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी को अनिद्रा है। अब अनिद्रा एक समस्या है, अब हम बताते हैं कि अनिद्रा के साथ अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो या नारी शोधन करोगे तो आपका नींद, अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाती है, नींद आने लगती है। लेकिन किसी को हो सकता है कि 10 मिनट करके नींद आ जाए, और किसी को अगर 10 मिनट नहीं करके नींद नहीं आ रही है, तो हम बोलते चलो भाई आप 15 मिनट करके देख लो। ये हमने क्या क्या हेर फेर किया ना, इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन कहते हैं। कि एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे नींद ना आना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और भ्रामरी या अनुलोम विलोम करना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो होती है वो ठीक आपका है सर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती है। इसमें हम दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो ये जो हम हेरफेर हम कहाँ कर सकते हैं? प्रयोगात्मक जब हम शोध करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें हेरफेर करते हैं।
तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होती है, इसे इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन करना, कि एक वेरिएबल को हम बदल सकते हैं कि अच्छा आपको सर तो इसमें तो हिस्टोरिकल बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने लेकिन देखो, सर ये बिल्कुल आपने समझ हाँ, गया ना? यही चाहिए था मुझे कि आप समझ के बोलो, कितना अच्छे से समझा था कि आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेट कर रहे हो। जो लोग आप लोग मैं ये बोलूंगा कि आप लोग, एक तो रिकॉर्डिंग होती है लेकिन लाइव जुड़ी है, लाइव जुड़ने से क्या होता है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बाद में आप रिकॉर्डिंग भले ही देख लेना, तो लाइव में बहुत अच्छे हम मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकल इसमें कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले घट चुकी है उसको आप कैसे बदलोगे, नहीं बदल नहीं सकते। किया। वेरी गुड। सर अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के भी बारे में थोड़ा सा बस डिस्क्राइब कर दो, इसमें कौन सा रिसर्च होता है? खाली आपको व्याख्या कर मतलब आपको बता देगा, डिस्क्राइब कर देगा, वो कॉज एंड कॉज नहीं बताएगा, खाली बोल देगा। जैसे कहीं भूकंप आया है तो बोल देगा भूकंप में ये चीज हुई है, इतने इतने घर गिर गए हैं, इतने बच्चे यहाँ पे हैं, वो खाली आपको ये ये भी बता। नहीं होगा सर, बिल्कुल भी ये भी नहीं होगा फिर डिस्क्रिप्टिव। मैं बता रहा था अभी आपको कि मैनिपुलेशन जो होती है सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती है, प्रयोगात्मक शोध में होती है, किसी और जगह नहीं होती है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। प्रयोगात्मक शोध में ही आप मैं तो प्रयोग कर रहा हूँ ना। आपने बोला कि मुझे नींद नहीं आती, मैंने बोला ठीक है आप एक काम करो, आपका अनुलोम विलोम कर लो, कितना 10 मिनट। आपने कहा 10 मिनट तक किया लेकिन हल्का सा आ रहा है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है, और मतलब मुझे बहुत मतलब अच्छा मतलब गहरा नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 20 मिनट आप करो, तो मैंने चेंज किया ना, देखते 20 मिनट करके क्या होता है। एक डॉक्टर के पास जाओगे ना, कोई बीमार अगर पेशेंट जाता है, डॉक्टर पहले एक तरह का लेवल का डोज का दवाई देता है, 3 दिन बाद बुलाता है, बोले कैसा है, इस तरह का है, ठीक है चलो दवाई चेंज कर लो। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दवाई चेंज कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही कर रहा है। तो हाँ। उसमें आप चेंज कर सकते हो, बाकी में चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन से होंगे? 20 का टी। रंजना जी, आप व्याख्या करेंगे 20 का डी क्यों बोल रहे हो आप? 10 मिनट सर। 20 का डी, वो सर एक्सपेरिमेंटल ही लगा मुझे ठीक कि ये है होगा बस। पुंडित जी, आपके ना खाली क्योंकि इसमें बताइए। इसमें जो आपने ब्राह्मणी प्राणायाम का जो उदाहरण दिया था ना, तो ये हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही तो किया हम लोगों ने, है बिल्कुल। ना? हाँ, और इसको याद रखिएगा कि सर मैनिपुलेशन खाली एक्सपेरिमेंट में ही होती है, किसी और जगह नहीं होती। हाँ जी। हाँ, उसमें सर जैसे दो चर लेते हैं स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र में जोड़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्वतंत्र से बात कर और रहे हैं, पर बिल्कुल। प्रभाव। आपका आवाज ना थोड़ा कट के आ रही है, आप अपना एक बार नेटवर्क का चेक करें। मेरी आवाज सबको साफ आ रही है ना? नेटवर्क इश्यू है सर थोड़ा यहाँ हाँ पर, ठीक है। इसलिए। आपने उसमें मैसेज में डाल दो, मैं पढ़ लूंगा। आप पुंडित जी, आप खाली डी बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसका डी बोलना चाह रहे हो, क्योंकि अब क्वेश्चन काफी है ना। आप क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद बताओ, जैसे 20 का सी, 20 का डी, ऐसे बताओ तो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हम यही हमारा मतलब इम्प्रूवमेंट है ये, जो आप जो देखो, आपने क्या किया, हिस्टोरिकल रिसर्च आपने 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 रिवीजन कर लिया, आपने डेस्क्रिप्टिव का भी रिवीजन कर लिया, आपने फंडामेंटल का भी कर लिया, आपने एक्सपेरिमेंटल का भी कर लिया, और आपने ये भी समझ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यही हमारा आउटपुट है जब क्वेश्चंस करने का, ये डिस्कस करने का, कि आप इस अब आप अपने आप को समझ रहे हो कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सामना करना है, कैसे सोचना है। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 21। 21, चलो मैं नहीं पढ़ता, 21 का आप पढ़ के बताओ। देखिए आप, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे, आप पढ़ के बताओ क्या हो सकता है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ क्या हो सकता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर मैं पढ़ूं? हाँ, आप अपने से पढ़ो, पढ़ के आंसर दो, फिर मैं किसी से पूछूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। How can the objectivity of the research be enhanced? A. Through its impartiality. हम्म। B. Through its reliability. C. हम्म। Through its validity. D. All of these. ओके। So my answer is, I think, not confirm, but all of these. ठीक है, थैंक यू। आपने कोशिश भी किया, बताया भी, हम बात करेंगे कौन सा सही है, अभी हम सही गलत तो बता रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। रंजना जी, आपने डी बताया, डी क्यों बताया? आप ही रंजना जी हो क्या? सर अच्छा यहाँ ठीक पे है। तो जी नहीं। अच्छा, अभी जो बताए थे आप। सर फर्स्ट नंबर का है थ्रू इट्स हाँ, हाँ बताएं। इम्पार्शलिटी, मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कुछ पार्शलिटी नहीं है इसमें, है ना सर? हम्म।
रियलिबिलिटी मतलब यहाँ पर रियल चीज है, ये वास्तविकता है यहाँ पर, और वैलिडिटी। तो सर इसकी जो है क्या बोलेंगे इसको, वैलिडिटी को हिंदी में वो, इसलिए तीनों मुझे तो सही लगा डेफिनेटली। ओके। इससे हम इनहांस कर सकते हैं सर, बढ़ा सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा आपका मतलब क्लोज है, कोई नहीं, फिर इससे मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी का टर्म सबको इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आए। इसे बोला है, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहेंस्ड, कैसे ऑब्जेक्टिविटी आप एनहेंस होंगे। याद रखिएगा, रिसर्चर जो होती है ऑब्जेक्टिविटी में वो डिटैच अगर हो जाएगा तो उसके सारे जो फाइंडिंग्स होंगे वो आपका जो भी वो फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होती है, बायसनेस, अगर वो बायसनेस हो जाएगा, मतलब वो अगर पक्षपात कर लेगा, तो उसका क्या होगा, जो वैल्यूज होंगे वो आपका होल्ड नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आपका, आप कह सकते हो कि ये एक इम्पेरेटिव होती है, क्योंकि इम्पार्शियल आपका सैंपल हम सिलेक्शन करते हैं, सैंपल सिलेक्शन ऑफ डेटा में होती है, और उसको उस जगह पे हम जब रिलायबल है कि नहीं उसको हम टेस्ट में करते हैं। तो क्या करता है वो एम्प्लॉय जो होता है, वो वैलिड मेथड ऑफ डेटा को हम उसमें चूज करते हैं। तो नॉर्मली तो लग तो रहा है, लेकिन आप अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर चुनना होगा, ऐसा रिसर्च में होती है कि इम्पार्शियलिटी बोल रहे हो, रिलायबिलिटी बोलिए, सब ये आपका आती है कैरेक्टरिस्टिक में आती है। जो रिलायबिलिटी होती है आपका कैरेक्टरिस्टिक में आती है। तो ये सारा चीज आपका वैलिडिटी में ही आपका आ जाती है, मतलब सारा ये जो अगर वैलिड अगर होगा तो ये उसमें वो रिलायबल होगा, तभी आपका वैलिडिटी को मतलब मान्य होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका सी लग रहा है, लेकिन डी भी बहुत करीब है। आपका पक्ष इम्पार्शियलिटी आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहेंस्ड, क्या बोला है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायसनेस, मतलब जो आपका रिसर्च का जो है वो एनहेंस कैसे हो सकता है, उसके वैलिडिटी के साथ ज्यादा ज्यादा है, मतलब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर वैलिड अगर होगा तो रिलायबल होगा, तभी वैलिड होगा। इम्पार्शियल होगा तो मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बायसनेस नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या, एक ही अगर आंसर चूज करनी है तो वैलिडिटी से आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑल ऑफ दिस काफी क्लोज है। कभी होता है ना कि बहुत क्लोज क्लोज आंसर होती है, तो इसका जो सबसे अगर एक चुनने होंगे तो वैलिडिटी 6 तरह की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। छह तरह की वैलिडिटी क्या होती है। एक्शन रिसर्च इज, क्या लेंगे बताएं। सेम ही क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, क्या बोलेंगे बताएं। बी सर। सेम बी, क्वेश्चन है सर, इसके पहले देखा भी यही था। आपने, एक का आपने समझा लॉजिक, देखो सब कुछ कर पा रहे हो ना, यही चाहिए हमें। मैंने बोला ना कि अगर आपने कॉन्सेप्ट का अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो खुद ही एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट देखो रिपीट हुआ ना बार बार, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो Yes. गया। तो बाकी लोग आप बी डी बता रहे हो ना, आप लोग क्वेश्चन नंबर लाके देख के बताइए कि बी डी किसका है। ठीक है, मैं मतलब सर 22 का बी। 22 का बी, कोई है इसके बाकी लोग बी से हटके कोई है ऑप्शन जो बी से हटके सोचते हैं। पंडित जी आप इसका व्याख्या कीजिए, बी क्यों है 22 का। सर आवाज आ रही है सर मेरे? आपका आवाज सर कट रही थी, आप बताएं। नहीं, आपका नेटवर्क का कुछ इश्यू है, कट रहे थे। कोई और बताएं। सर डी क्योंकि सर डी। इसमें कोई भी काम हम, जैसे आपने वो क्लास में कक्षा वाला का एक्शन लेता है, कोई भी अचानक कोई भी मिसबिहेव करता है तो टीचर उसके लिए एक्शन लेता है इमीडिएट। ठीक है तो फिर ठीक है। डी किसने बताया था अभी, डी किसने बताया था। सर हमने बताया सर, हमने नरेश ने जी। जी, डी क्यों बताया आपने। क्योंकि सर ये इंग्लिश में है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे सब एक सा ही लग रहा है, इसलिए डी बता दिया। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अलग होती है, और अप्लाइड हमने जब क्लास में, जब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बताया था आपको, अप्लाइड रिसर्च जो है, कोई नहीं, मैं फिर से सारा चीज का आप इसके बाद क्लास में मैं फिर से, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में
पेपर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब मैं क्लास में बताता हूँ, मैं दोनों बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश एक साथ। तो ये आपका जो है एक्शन रिसर्च ही होगा, जब भी क्रियात्मक शोध जिसे कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं इसको क्रियात्मक शोध। रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत आपका जिसमें आपका आंसर मतलब हल हो जाती है, वो रिसर्च क्या कहलाती है? एक्शन रिसर्च कहलाती है। अब परिभाषाओं का ख्याल रखें। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या होती है कि एक ही चीज का अगर आप बार बार अलग अलग टाइम पे अगर रिपीट करते हो, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन जब होगा तो किसको आप वोट दोगे? इलेक्शन के 6 महीने पहले एक बार लोग सर्वे करेंगे, उसके बाद 3 महीने पहले फिर से करेंगे, 1 महीने पहले फिर से करेंगे, 1 हफ्ते पहले फिर से करेंगे। तो ये क्या बार बार रिपीट हो रही है? एक ही आपका मतलब सैंपल का, एक ही पॉपुलेशन का बार बार रिपीट हो रही है, इसे कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं इसको। इसके बारे में हमें अभी बात करनी है। तो हमने एक्शन रिसर्च हमने समझा दिया था, क्रियात्मक शोध कहते हैं इसको। ऐसे शोध जिसका उत्तर तुरंत मिलती है, जिसका समाधान तुरंत मिलती है, ऐसे समस्या जिसको समाधान तुरंत मिलती है, उसे हम कहते हैं क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। ओके ओके, सबको क्लियर? थैंक यू सर। थैंक यू भैया। 23 का बताएं। द बेसिस ऑन एजम्पशन इज फॉर्मुलेटेड। हाँ, एजम्पशन को जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, किसी हमारे जो एजम्पशन मतलब हमारी जो एक सोच है, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि अगर हम मेरा ये सोच है, मेरा ये मैंने एक थ्योरी बनाया कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से शायद हमें खुशी ज्यादा मिलेगी, हम तनाव से मुक्त रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा। तो ये जो एजम्पशन है, इस तरह कुछ भी हम सोचते हैं, उसको हम जब फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, देश के जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड के आधार पे, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय के इत्यादि के द्वारा, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, विशेष गुण धर्म किसी कास्ट के, ये ऑल ऑफ दिस, ये सारे। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एजम्पशन बनाते हैं, तो हम ये ख्याल रखते हैं मतलब इसमें कि जहां पे हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हम एजम्पशन के नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन बी, आप देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो। तुक्का भी मारोगे ना तो आपके पास बहुत से ऑप्शन मतलब आपका चांस बढ़ जाएगा अगर तुक्का मारने का भी, अगर आप गलत आंसर का अगर आपने एलिमिनेट किया। कोई हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे या हाइपोथेसिस बनाने में हमारा यूनिवर्सिटी ज्यादा मदद नहीं कर रही है। वो तो आप वहां पे सबको एक ही तरह की क्लास होती है, और सारे सब बच्चे जो टीचर होते हैं मतलब सब बच्चों के एक सब्जेक्ट, कोई विशेष सब्जेक्ट टीचर सबको पढ़ाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी गलत हो गया तो ऑल ऑफ दिस भी गलत हो गया। एग्री हुआ? 2 ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अब ए होगा Yes. आंसर। ए और सी में आपको चूज करनी है। तो अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आपका 50% खाली रहेगा ना, आप तो मतलब काफी कम हो गया ना, दोनों में से ज्यादा चांस होगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि रॉन्ग आंसर का आप एलिमिनेट करो। आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं बता रहा हूँ? तो कास्ट सर, कास्ट तो कोई किसी के लिए एक सिंगल मतलब आदमी के लिए मतलब आपका यही आंसर मिल यहाँ गया ना, गलत हो जाएगा। कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, खुद ही आंसर मिल गया ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। आप खाली रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करते जाओ, उससे आपका जो है मिल जाएगा आंसर। तो आप देखते भी हो कि कोई भी जो आपका एजम्पशन करते हैं उसमें आपका किसी देश का, जैसे हमने कहा कि हमें योग पे काम करनी है, तो योग कहाँ की उत्पत्ति है? हमारे देश की उत्पत्ति है। हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं बाहर तो ज्यादातर उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में बोले थे कि हम जब जाते हैं तो हम अपने योग की, आयुर्वेद की, इस सब के बारे में हम चर्चा करते बाहर। और इसी के आधार पर देखो योग दिवस भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और योग के हम कक्षा जो भी पढ़ रहे हैं वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश का जो कल्चर है वो उसके लिए बहुत ज्यादा हद तक आपका रिस्पॉन्सिबल है। हमारे देश का कल्चरल बैकग्राउंड बहुत पहले से था, इसलिए भले ही थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा
मतलब वो हमारे सामने नहीं था उतना ज्यादा, लेकिन फिर से आ गया ना। तो ये कहाँ से आई? कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। तो कितना ही जो सच है वो सच आएगा ही। और खाली हमारे आने से पहले भी ऐसा नहीं कि योग के बारे में बाकी मतलब तुरंत अभी पता चला, पहले उनके ऊपर बहुत शोध हुआ था। आप लोग अगर शोध पत्र को पढ़ोगे तो बहुत शोध हुई है, और ये कई जगह पे खाली मतलब और कोई जैसे आपका स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया या तनाव हो गया, इसका योग में ही जो समाधान है। और मेडिसिन वगैरह से उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता जितना कि योग से होता है। तो ये कैसे आई? कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। मेरा कोशिश ये था कि आपको समझाओ कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन करने से जो इसका आंसर आप नहीं भी जानते हो वो भी आपको पता चल जाती है। वो तो भी सर आपको हम ये कह सकते हैं ना सर, कास्ट को हम मतलब बड़ा रूप कल्चर देखेंगे, है ना सर, उसमें कास्ट लेंगे तो ये स्पेसिफिक हमारे लिए आंसर सही हो जाएगा। कास्ट खाली जाति ही नहीं होता। कास्ट का हिंदी अर्थ खाली जाति ही नहीं होता, कास्ट का बहुत व्यापक अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि हम जी। जो खाली एक जो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इसी के आधार पे बोल रहे हैं। हम लोग हम्म बोलते हैं ना जैसे मान लो किसी जो नॉन लिविंग मुश्किल होता है जा उसका भी कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, जैसे कि लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, उसका भी हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। रिसर्च का भी कैरेक्टरिस्टिक है, 12 कैरेक्टरिस्टिक है, उसका भी हम अभी बात करेंगे। तो ये जो कास्ट है, खाली कास्ट देख करके आप खाली ये मत बोलना कि जो हमारे जो मतलब जाति संप्रदाय पता खाली उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका और व्यापक अर्थ होते हैं। तो ये भी आप मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। तो क्या होगा? ऑप्शन ए ओके। सही है। इसमें कोई डाउट है तो बात बोल सकते हैं आप लोग। नो। क्लियर है सबको? आप समझ पा रहे हो कि ये हम क्यों रख रहे हैं? हमने जो क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व कर रहे हैं यस सर। इससे हम बीच बीच में हम ऐसा करते रहेंगे ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाओ। खाली सिलेबस खत्म करने से नहीं होता। आपका एग्जाम में जाके क्वेश्चन का देखो कितनी जगह गलती हो रही थी ना, ये सारे गलतियां सही हो गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है, जब भी आप कोई ऐसे एग्जाम देते हो ना, उनका खुद का इंटरव्यूज है, उनका खुद का बोलना है कि हमें भी पता है कि सारा क्वेश्चन का आंसर मतलब वो बच्चे नहीं दे सकते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जो लेते हैं, अगर आप ऐसे इंटरव्यू में जाओगे तो उनको खुद भी पता नहीं होता। ऐसा उनके खुद ने उन्होंने भाई बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यू में बोला था। वो ये बताते हैं कि बच्चे कितना स्मार्ट है मुझे खाली देखना होता है कि अगर बच्चे थोड़ा स्मार्ट होंगे तो वो खुद ही इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता। और जो जब वो इसको निकाल देंगे कि कौन सा नहीं हो सकता, मैक्सिमम चांस है कि उनके सामने जो सही ऑप्शन है वो मिल जाए। कितने स्मार्ट है ये ज्यादा देखते हैं। कितना आपका आ रहा है वो तो ठीक है वो तो आना भी चाहिए, लेकिन सब आ जाए ये जरूरी नहीं होता है। आप जब किसी बड़े बड़े इंटरव्यू में जाते हो या किसी बड़े पोस्ट के लिए जाते हो, तो आपसे ये भी उनका टास्क होता है कि अगर आपको कोई चीज ना आए तो भी आप कैसे हैंडल करते हो, ये भी देखना होता है। ये सारे इसका टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती है कि अब जैसे एक बार मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, तो ऐसे ऐसे जगह के नाम पूछ रहे थे जिसके बारे में किसी पर्टिकुलर मतलब किसी लोकेशन के उस मोहल्ले के उस गली के ऐसे ऐसे इस तरह पूछ रहे थे कि नॉर्मली मतलब हम उसको उतना फैमिलियर नहीं होते हैं अगर हम उस जगह के नहीं है तो, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करते हो उस चीज को देखते हैं। ये आपका इंटेलिजेंस दिखाता है। इसमें हमारा जो रॉन्ग आंसर जो एलिमिनेट करते हैं बहुत हेल्प करता है। आपको देखो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मेथड से। 24 को द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग। बी। बहुत अच्छा। आप 24 का आपने बोला आंसर, बोला कितना, क्या बोला आपने आंसर? बी बी। हिस्टोरिकल रिसर्च। बी बोला आपने? बी फॉर बॉय। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके ठीक है। और बी के अलावा और कोई बोलना चाहेंगे कुछ 24 का? सर डी क्यों नहीं हो सकता सर? कंटेंट एनालिसिस करेंगे अगर हम तो उससे भी तो निकल सकता है ना नया क्या कुछ एक्सप्लोर। नहीं बताओ, मैं ये नहीं बोल रहा। आप अगर डी लगता है आपको तो आप डी बताओ, डी को आप एक्सप्लेन करो। आप क्यों डी बोलना चाहते हो? मैं बोल सर रही हूँ कि पास है कंटेंट जो इसीलिए हमारे पास अभी हिस्टोरिकल तक होगा। है। हाँ जी बताएं। डी कोई इसलिए बताएं। बताया था सर, जो भी कंटेंट हमारा हुआ है इकट्ठा उसका हम एनालिसिस करेंगे, तो हमने उसके अंदर हिस्टोरिकल चीजें भी ली है ना, डाटा हमारा वो भी है ना। ठीक है ओके। मैंने आपके खाली आपने जो कोशिश किया उसका मैं ठीक है बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि आंसर ठीक है कि नहीं है।
आपने जो तर्क दिया उसको मैंने बोला कि ठीक है, हम उसको एनालिसिस करेंगे कि आपका तर्क सही है कि गलत है, लेकिन आपने दिया, आपने अपने मतलब अपने लॉजिक रखा उसके लिए। ओके, हम अभी बात करते हैं इसके ऊपर। और कोई डी के जी अलावा बी सर, डी बोलना चाहेंगे? बी फॉर बॉय। डी फॉर बॉय, ओके ठीक है। ए और सी के साथ कोई नहीं है? 24 का बी। रिसर्च हो सकता है क्या सर? हाँ, की सी। आप बताएं, आप अपने बात बताएं। आप मतलब ये मत सोचिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि मुझे खाली बताएं क्यों लगता है। The research which is exploring new facts through the study of the past is called. कंटेंट एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस अगर हम बोलते हैं कि खाली पास्ट का ही करेगा, ये जरूरी नहीं होता। कंटेंट काफी चीजों का करता है, इसलिए हम एग्जैक्टली कंटेंट को नहीं बोल सकते, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हम चुनना पड़ता है। कंटेंट तो है ही, उसका हम एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से मुझे एक चुननी होती है, तो पार्शियली बाकी सब भी ठीक हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मुझे एक चुनने होंगे। तो अगर एक चुनने होंगे, माइथोलॉजिकल बोलोगे, तो माइथोलॉजिकल रिसर्च में भी हम उसमें, आप जब पास्ट बता रहे हो, तो माइथोलॉजी के साथ पास्ट के चीजों का फ्यूचर में भी कई चीजों का जुड़ जाती है, और उसमें कई आपका द्वंद्व भी आ जाता है। लेकिन अगर उस पर हाँ पार्शियली गलत भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैच करता ही है। फिलोसॉफिकल रिसर्च भी हमारे जो पहले जो बातें बताई गई है और अभी जो चीजें मिक्सअप होती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन डी, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि हिस्ट्री में हम जो डिफाइन करते हैं वही होती है कि पहले बहुत, हमने बात भी किया था जब हमने पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, कि जिस समय ऐसा कुछ रिसर्च जो बहुत पहले हो चुकी होती है, और काफी पहले, और जिसका खाली हमारे पास खाली घटना है उसके बारे में, जैसे हमने बोला था कि कई सेंचुरी पहले, या जिसको हम हिस्ट्री के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको उसमें हम क्या करते हैं, उसको वो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। बाकी सब रिसर्च में, बाकी सब जो ऑप्शन है, ये नहीं कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो सही है वो हिस्टोरिकल है, जो डेफिनेशन के साथ मैच करता है। माइथोलॉजिकल के साथ भी, क्योंकि माइथोलॉजिकल करने जाओगे तो माइथोलॉजिकल में काफी कुछ चीजें आपको डेटा को लेकर के, हिस्टोरिकल डेटा तो आपको जो मिलेगा वो सब आप तो सही मानोगे। माइथोलॉजिकल में बहुत सारी चीजों को आपको अलग करने पड़ेंगे, जिसमें आपको बताने, मतलब उसको निकालने के लिए, और उसके बाद आपके, तभी तो उसको कहते हैं माइथोलॉजिकल किया, उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसको कराने के लिए काफी कुछ काम करने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा आपका उसमें मैच नहीं करता। हालांकि सर अगर मैथोलॉजिकल रिसर्च को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो फिर सर क्या आप इस बारे बोलेंगे? में हम लोग आगे बात करेंगे। मैथोलॉजिकल मतलब जो हमारे ग्रंथों में, या ग्रंथ मतलब उसमें बताया जाता है कि कुछ जिसको धार्मिक आपका स्वरूप में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर फिलोसफिकल, हाँ जी, फिलोसॉफिकल फिलोसफिकल होता है। फिलोसॉफिकल में आप बहुत सारी चीजों का आप तर्क देते हो, मैथोलॉजिकल में तर्क नहीं होता। बहुत सी चीजों का तर्क नहीं होता। जैसे आपने जो कथा होती है ना, जैसे आपका मान लीजिए कि सुदामा की कथा हो गया, तो उस कथा पे आप बहुत सुनते हो, लेकिन उसके पीछे का आपका जो इंसिडेंट होती है उसके पीछे तर्क नहीं खोजते हो। लेकिन अगर आप जो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, कार्य कारण सिद्धांत हो गया, ये सारे आपको तर्क के आधार पर बेस्ड होता है। बहुत मतलब ये आपका उसमें दोनों होती है, मतलब आपका क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ये सब उसमें आपका क्लासिफाई हो जाता है। जबकि इसमें आपका क्या होती है, क्वालिटेटिव भी ज्यादा होती है मैथोलॉजिकल में, लेकिन इसमें आपका कथा को आप प्रूफ नहीं करते ज्यादा, उसको आप मतलब वो नहीं करते। आपका प्रूफ अभी आपने कभी इसमें जाते हो कि मान लीजिए कि सुदामा और कृष्ण की कथा जो है, इतने अच्छे से सुनते हो, इतनी भक्ति होता है, लेकिन आप कभी सोच करते हो उसको, ये तर्क करते हो, तर्क नहीं करते उसमें। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बहुत अच्छे है। 25 का, 25 को किसने आंसर दिया, 25 का? सर इधर सी और डी। सर डी, डी, एक बताए, डी। डी, डी सर। 25 का डी। ठीक है,
Which of the following is classified in the category Action research is also developmental research, or descriptive philosophical? research is also. बहुत अच्छा, आप लोगों का मतलब वो काफी अच्छा होता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट काफी 2 दिन में काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ, काफी अच्छे चीजों की तरफ आप सही सही बता रहे हो, वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है? 25 में सबको क्लियर है? डाउट है तो पूछ सकते हैं। 26 में क्या बोलेंगे? रिसर्च इज सर ये डेवलपमेंट तीनों ही रिसर्च में होता है क्या 25 में? हाँ, आप देखो Yes. फिलोसॉफिकल सोच जो होती है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो वैशेषिक दर्शन है उसमें आपका एटम से लेके मॉलिक्यूल से लेके सब कुछ है, तो हम क्या करते हैं उसमें, जब इसको और शोध करते हैं तो और चीजें सामने आती है ना। ऐसे एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, उसमें हम आपका डेवलपमेंट ही करते हैं कि कोई एक समस्या है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी तुरंत आपका सॉल्व चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। और डेस्क्रिप्टिव जो होती है उसका में डिस्क्राइब करता है, वो भी क्या करती है, आपका डेवलपमेंट ही करती है। नए आपका अप्लाइड रिसर्च में उसका बातों को रखा जाता है डेस्क्रिप्टिव को, फिर अप्लाइड से उसको और आपका बेहतर, उसको हम क्या करते हैं, उसको अच्छा करते हैं चीजों को। तो ये उसके डिस्क्रिप्टिव का जो डेटा होता है उसका हम अप्लाइड रिसर्च में हम अप्लाई यूज करते हैं, करने के बाद क्या होती है उसमें आपका डेवलपमेंट ही होती है, इसलिए ये आंसर सही है। क्लियर है ना? यस, इम्प्रूवमेंट होता है इसमें सर। 26 बताएं, रिसर्च क्या है? आप देख रहे हो रिसर्च क्या है, ये पूछा गया था। हम इतने सारे चीज पढ़ रहे हैं, क्या पूछा गया, व्हाट इज रिसर्च? आप देखो इतने सारे कंटेंट, कोई कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और आप जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपको आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ आप पीएचडी करने आए हो, सब कुछ करने आए, आप शोध होता क्या है, एकदम बेसिक चीजें। सर ए, वैसे तो सर मोस्टली ये भी सॉल्यूशन को किसी एक को सर बताए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि आप जब हाँ, पोस्ट में सर सर सी मोस्ट आएगा, साइंटिफिक वे। मैसेज में डाले सबको ही, आपका 26 डाल के ऑप्शन भी है आपका, डैश देके बताइए कि आप जो जो बताना चाह रहे हो, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि आपका। आप लोग मतलब बोलने से मत भागिए, आप लोग बोलते रहिए, कोई बात नहीं, सही गलत सब बोलते रहिए, तभी तो आप गलत बोलोगे तभी तो हम सही को व्याख्या करेंगे, तभी तो सही चीज आएगी, उसमें कुछ छोटा बड़ा कोई नहीं होता, आप खाली बोलो। हाँ, एक किसने बताया था? चारों में से एक बताइए जो आपको सही लगता है। पुष्पमाला जी, रंजना जी, ओके। राधिका जी, आपने ये बोला, आपने ये क्या बोला? सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू, मतलब जो पुराना ज्ञान है ना सर, उसी का रिव्यू भी होता है ना। बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे बताना है क्या कि एक ऑप्शन चुननी है, चारों में से एक सबसे ज्यादा जो आपका अप्रोप्रिएट लगती है, तो वो अगर एक चुनना होगा तो कौन से बताएंगे? सर डी डी और ए दोनों ही लग रहा है, तो या तो डी ए में तो नॉन चुनेंगे ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं है। डी में नॉन ऑफ द अबव लिखी हुई है, इनमें से कोई भी नहीं, तो आप हाँ सर। ये जाएंगे, ओके। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सुरेश जी आपने ऑप्शन सी क्यों बोला? हाँ सर, आपने और ऑप्शन, रिसर्च का मेन एस्पेक्ट साइंटिफिक है वो, और प्रॉब्लम का यस सर। ट्रूथ, सत्य ढूंढने का है वो, मतलब दो मेन उसकी पेक्युलरिटी है, बहुत ही खासियत। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर, यही हमने सोचा। रिसर्च जो होती है वो, ये तो है, ये ऊपर ऑप्शन ए गलत भी नहीं है, सर्चिंग तो करती ही है, हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है ना। ऑप्शन ए तो हम सर्च करती है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन सर्चिंग तो हम बिना बिना रिसर्च का भी करते हैं। आप गूगल में सर्च नहीं करते हो तो क्या वो रिसर्च होगा, बताओ? सर्चिंग करते हैं, लेकिन सर्च तो हम बहुत जगह करते हैं। फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हैं मतलब क्या, वो आपका फिजिबल नहीं होता है। अब हमें बताया गया कि हमारे धरती के ऊपर भी 7 लोग हैं और नीचे भी 7 लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं। आप इसको प्रूव कर सकते हो? मतलब अभी अभी जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा के आधार पे अभी जो हमारे पास टेक्निक्स है, होंगे जरूर 14 लोग जरूर होंगे, लेकिन जो शोध के जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चीजें हमारे पास जो फैसिलिटी है, क्या उससे आप अभी पॉसिबल है उसको कि 14 लोगों का प्रूव करो? लेकिन होगा जरूर, हमारे शास्त्र में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हो सकता है, लेकिन ऐसे काफी चीजें हैं
जिसमें हम एनी प्रॉब्लम के लिए आप नहीं बोलोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग चीजें हैं जिसके बारे में अभी मतलब हम बोलते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन सी है, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च द फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम से, लेकिन वो साइंटिफिक ही होना चाहिए। what does mean by truth of any problem? किसी भी समस्या का जो सच्चाई क्या है, अगर बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है, बारिश होने के पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। This is this is about only reason, na? But we have to find the solution in the research. जब हम उसका जब रीजन हमें पता चलेगा तभी तो हम सोल्यूशन निकालेंगे ना, Okay, sir. साइंटिफिक रिसर्च है ना। अगर मुझे कोविड, किसी को कोविड है तो कोविड कहीं अगर आज कोविड आया है तो कोविड आने का रीजन हमें पता चलेगा तभी तो हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड का अंतर क्या है, सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इसमें है, और ये साइंटिफिक वे टू सर्च एनी प्रॉब्लम है, ये आपका दोनों में अंतर होती है। तो साइंटिफिक वे जो वर्ड जो लिखी हुई है इसी के कारण क्या हुआ, ए बी अलग हो गया इससे, और नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से आपका नॉन ऑफ दिस क्योंकि आपने जब ऑप्शन सी जब अवेलेबल है, अगर आप खाली रिसर्च का डेफिनेशन पढ़ोगे तो भी आपका ऑप्शन सी मिल जाएगा इसमें। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं सब काट के ऑप्शन सी लिख 27 का क्या बोलेंगे, एक्शन रिसर्च मीन्स, अभी हमने बात किया था सी। वेरी गुड। आप मैं बार बार बता रहा था, देखो आपने कॉन्सेप्ट रिपीट हो ना, क्वेश्चन भले रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट आपका बार बार बना। वेरी गुड, सबको क्लियर ही है। ये सारे क्वेश्चन मैंने उनके पास्ट पेपर से लिए हैं, और आप देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से। 28 का सर ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। का a researcher conducts a research on finding out which administrative style contribute more to institutional effectiveness. This will be the example of an basic research, action research, applied research। बेसिक रिसर्च में क्या होता है? हम खाली फंडामेंटल रिसर्च में हम जो बोलते थे फंडामेंटल रिसर्च जो है वही बेसिक है। इसमें हम खाली हम बोल देते हैं कि क्या क्या है, उसमें कोई हम कॉज एंड इफेक्ट वगैरह एक्सप्लेन नहीं करते, व्याख्या नहीं करते, खाली बताते हैं कि क्या क्या है। जैसे कहीं पे कोविड हुआ है तो कोविड में कितने डेथ हुई है, कितने लोगों को कोविड हुई थी, और कितने बच्चे को हुआ था, कितने फीमेल को हुआ था, ये सारा डेटा को बोल देगा आपको। सर तो जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस जैसे बोल रहा है, तो फिर इसके बेस पे क्या कह सकते हैं, ये नहीं समझ सर में आ रहा है। क्वेश्चन हिंदी में समझाइए ना प्लीज एक बार। द रिसर्चर कंडक्टेड रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट, एक शोधकर्ता जो है वो शोध करता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट मोर इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट। आप देखते हो कि जैसे कोई संस्था होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। जैसे आपको कॉलेज ले लो, स्कूल कॉलेज ले लो या ऑफिस ले लो, हर जगह पे क्या होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, और उनके स्टाइल पे वो सारा काम करते हैं। तो ये कितनी ज्यादा आपका इफेक्ट होती है। अगर आप ऐसे ही बोल दोगे, तो जैसे मान लो कि आप कॉलेज गए और आपको एक नोटिस बोर्ड पे कुछ चिपका हुआ मिलता है कि ऐसे ऐसा है, उसको आप कितनी ज्यादा महत्व दोगे, और अगर ऐसे ही लोगों ने आपके साथी संगी साथी कुछ बोलते हैं तो उसको कितना ज्यादा महत्व दोगे। तो ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव वे से जब कोई काम होता है तो उसके इफेक्टिवनेस कितना होगा, इसको जब हम शोध करते हैं तो ये किस शोध का एग्जाम्पल है, बेसिक सर रिसर्च। बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्शन और नॉन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा सर। और सी होगा इसलिए कि अब आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ये पहले से हो स्टाइल से अगर कर रहे हो तो पहले से ये चीज होते आ रही है, तो उसके बेस पे ये इफेक्ट करते। आपने बिल्कुल आंसर तो आप सही बताया, आपने काफी हद तक पहुंच भी गया कि, लेकिन एग्जैक्टली आप इमीडिएट आप क्या क्या बोलोगे, इसका रीजन क्या बोलोगे।
एक्शन रिसर्च क्या होती है? ये आपका सर एक्शन में तो इमीडिएट इमीडिएट हम करते हैं ना कोई भी। हाँ, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक्शन हाँ जी। रिसर्च होगी, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो इमीडिएटली सॉल्व करता है उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च कहते हैं इसको। हाँ जो रिसर्च करता है किसी से आपका समस्या का कितने ज्यादा मतलब तुरंत आपको हल देता है। आप बताओ आगे। हमने अप्लाइड को क्या करते हैं तब करते हैं जब ये किसी एक सामाजिक समस्या को सॉल्व करती है, सबके लिए जो जो समस्या होती है, और ये किसी एक्सपर्टाइज के द्वारा की जाती है। इसमें कुछ सिद्धांत वगैरह का आपका यूज होता है। तो जब भी हम इस तरह का आपका इंस्टीट्यूशन में कुछ वर्क होती है, तो जब आप अगर एमबीए की पढ़ाई करोगे तो उसके पूरा एक सिद्धांत होती है, पूरा रूल होती है, उसको फॉलो करने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। और ये जो जो बातें आएंगी वो किसी एक के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। जी। और तुरंत तुरंत नहीं हो जाएगा, वो आपको मतलब बहुत लंबे समय से सब कुछ बनाया गया है। जैसे कि अगर कोई बात अगर ओरली बोला जाए तो 3-4 लोगों के, अगर मैंने बोला कि किसी इंफॉर्मेशन दिया आपको, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, अगर ये 4 चैनल से होते हुए जाएगा तो जब 5वां इंसान के पास जब बातें जाएगा तो जो ओरिजिनल बात थी उसमें से काफी कुछ गायब हो जाएगा, और जो नया बात वहां उस तक पहुंचेगा वो शायद इसमें रहेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी कारण है कि हमारे ग्रंथों में हमारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख बताई गई है। लेकिन जब हम कई जगह पे जो आपका जो हमें जो मिलता है देखने को कि कोई ऐसे कोई बैठ गया और आपका मतलब वो मिसयूज कर रहा है, उसको कुछ जान पता नहीं है लेकिन लोगों को मतलब ठग रहा है। तो ये सब चीजें इसीलिए भी होती है क्योंकि वो जो आपका जानकारी जो होती है वो एक सही तरीके से ना जा करके उसका आपका डिफॉर्मेशन होता है। मतलब असली जो जो जानकारी है वो हट के जैसे जितने लोगों से होते हुए जाएगा उसमें नया कुछ जुड़ेगा या कुछ आपका हट जाएगा। तो वो असली जो जानकारी थी हट जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं किसी भी आपका ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका बोर्ड में चिपकाया जाता है, नोटिस चिपकाया जाता है या सर्कुलर भेजी जाती है, उसको वो वैलिड होता है। इसी तरह से जब कोर्ट के कोई जज जब कोई जज आपका ऑनरेबल ऑनरेबल जब जजमेंट कोई जज जब कोई जजमेंट देता है तो वो तो बोलते तो है लेकिन उसका एक कॉपी भी निकलती है, उसका आपका रिटर्न में भी होते हैं। माननीय जो आपका जो जज महोदय होते हैं वो जो भी बात बताते हैं उनका पूरा एक रिटर्न भी कॉपीज निकलती है। ये आपका जो है पूरा इंस्टीट्यूशनल ये इसी से आपका इफेक्टिव होती है। अगर आप उनके आदेश को दिखाना चाहोगे तो ये नहीं बोलोगे कि उन्होंने बोला हुआ है, बोले हैं आप सुन लो या आप वो देख लो, आपके पास उनका कॉपी होती है। तो ये क्या होता है? उसका इफेक्टिवनेस होती है। तो ये वो जिस बात को बोलेंगे, माननीय जज साहब जो जो भी बात बोलेंगे उनका पूरे बात एक सिस्टम एक नियम के आधार पे होगा, संविधान के आधार पे या दूसरे नियम जो संविधान में जो बताया गया है चीजें उसके आधार पे होगा। तो क्या हुआ? अप्लाइड रिसर्च हुआ ना। यस सर। किसी को डाउट हो तो बताएं। नो सर। 29 अभी हम नहीं किए हैं अभी तक कई चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रिलेवेंट टू द डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। आप बताएं। ठीक है, कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रिलेवेंट टू डिस्क्राइब और मीनिंग ऑफ द रिसर्च एज ए प्रोसेस। हमने इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है लेकिन तब भी अगर कोई अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। सर सही होगा। नहीं, ट्रायल एंड एरर नहीं होती है इसका। आपका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में मैंने अभी बहुत ज्यादा बात नहीं किया इसलिए मैं इसको अभी बताऊंगा क्लास में कैसे होता है। लेकिन इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन 30 का सर सी होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सी। सी 30 का सी 30 का 30 का नो डाउट सर सी ही होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही लेते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। राधिका जी बी बोल रहे हैं ना? राधिका जी बी आप क्या बोल रहे हो? सर मैंने 29 का बोला है।
विच अच्छा ऑफ द ठीक है। फॉलोइंग, हाँ हाँ ये इसका बोला ना, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही। 29। आप ना वो नंबर डाल के रख दीजिएगा तो मुझे थोड़ी सी वो रहती है कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, ओके। जी जी सही, हाँ 29 बोला सर। ठीक है, 30 का जो 29 का बी है, और 30 का अब आप लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड, देखो 10 11 उसके पहले भी आई ना, कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हुई, लेकिन देखो वही कॉन्सेप्ट आया ना, और आप लोग आंसर दे भी दे रहे हो, मेरे बोलने से पहले दे रहे हो। बहुत अच्छा। तो क्या होगा ये? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कि कोई ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो 30 में क्यों एक्सपेरिमेंटल So बोल रहे I have one question for you. हो? यस। Sir, in the 29th question, there is objective observation. Objective observation तो उसी को बोलेंगे ना, जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर, एम को लेकर हम उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। पूरे उसमें हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी सेट होना चाहिए ना, तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर ही तो रिसर्च ऑब्जर्वेशन करेंगे ना हम। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव का मतलब एक और होती है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। अभी हमने उसको पढ़ाया नहीं, ये सब 12 कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसमें हम कुछ नए, इसका दूसरी अर्थ भी होती है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं करा किया इसमें, लेकिन कुछ लोगों ने सर आंसर ट्रायल किया। एंड एरर कैसे, मतलब उस ट्रायल एंड एरर कैसे ठीक होगा और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कैसे गलत होगा, प्लीज एक्सप्लेन। इसको हम जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च बताएंगे ना, उसमें हम बताएंगे, इसमें पूरा का पूरा रूल बताने पड़ेंगे, तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। अभी हम इसलिए इसको हम ले नहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने शायद पहले से करके रखे होंगे, तो इसमें हम अगले क्लास में बताएंगे कि 12 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे ये कि कैसे होता है, कैसे नहीं होगा। ये नॉर्मली इतना बता रहा हूँ कि आप जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग लगा रहे हो, उससे हटके दूसरे मीनिंग भी होती है इसमें, मतलब रिसर्च के आपका रेस्पेक्ट में। सर आपने किस पर्सपेक्टिव से इसको बताया, एक बार बस इतना सा बता दीजिए। के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है मैम, जब आप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करोगे ना, तो 12 कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें रिसर्च के उस कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में ये जो है इसके आपको होल्ड नहीं करता। बाकी आप जो ओके बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके हिसाब से आप जो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई मोटो होना चाहिए, ये बता रहे हो, तो ये इससे ये हटकर मोटो नहीं सर, आप जो बता रहे वस्तुनिष्ठता। हैं स्टैटिस्टिक, सिर्फ वही बता रही हूँ। मतलब मोटो भी आप ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जो है ना, पर्टिकुलर चीज, वो कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप आप बता रहे हैं ना, तो जो ना उसी के ऑब्जर्वेशन। आप बोल रहे ओके हो कि सर, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा। इट्स ओके उद्देश्य सर। को बोल रहे हो ना, ये आपका मोटो उद्देश्य, ये मीनिंग नहीं है, इसमें कुछ और मीनिंग है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक और रिसर्च से पढ़ेंगे उसके यहाँ पे क्या मीनिंग है। उसके 12 आपका 12 पॉइंट है, 12 आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ये मतलब नहीं होता है यहाँ पे जो हम जो सोचे कि कोई उद्देश्य हो गया, कोई मोटो हो गया, ये सब मीनिंग नहीं है इसमें। नहीं सर, आई थिंक आई एम अनेबल टू क्लेरिफाई यू। जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन सिर्फ एम नहीं, सिर्फ मोटो नहीं, आई मीन टू से दैट एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, हाँ, हम अपनी प्रॉब्लम में के सॉल्यूशन में स्पेसिफिक रिसर्च में वही तो देखते हैं कि हम अपने एम से ना भटके, अपने जो हमें जिस करेक्टर को लेकर चलना है, जैसे हमने उसकी हाइट नोट करनी है, फिर उसकी ग्रोथ नोट करनी है, तो हम ग्रोथ को ही देखें और बाकी का जो है उसको हम नेग्लिफाई करें। तो इस वे में कह रही थी। बाकी आप ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में करवा दीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ, इसका हम जब उसका कैरेक्टरिस्टिक जब हम स्टडी करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्यों है। रिसर्च इज कंडक्टेड टू 30 होंगे, बताएं कौन से होंगे? सर वो ऑप्शन सर दिख नहीं रहा। ऑप्शंस, हाँ दिख नहीं रहे? आप जो ट्रायल एंड एरर जो बता रहे थे, ट्रायल एंड एरर हमारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं उस समय हमारे पास एक पार्ट होती है, हम बात उसमें कैरेक्टरिस्टिक में सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे 29 के लिए। हाँ, 31 का बताएं क्या क्या बताया इसमें। देखो, रिसर्च इज कंडक्टेड टू, पहला क्या दिया है? जनरेट न्यू नॉलेज, हाँ ये सही है सर। टू डेवलप अ थ्योरी, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, यस। रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। हिंदी में रिसर्च क्या करता है? नए ज्ञान को
जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। कोई थ्योरी को, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, कोई शोध की डिग्री को प्राप्त करने के लिए होता है। री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ज्ञान ऑलरेडी होती है उसको हम री इंटरप्रेट करते हैं। अब इनमें से आपको चूज करनी है, ए बी सी डी में चूज करनी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपने डी बोला, ओके ठीक है। सबसे पहले ये फाइंड करो कि इसमें से गलत कौन सी है। सर Second गलत इसमें सेकंड है। सेकंड है सर, नॉट टू डेवलप ए के थ्योरी। साथ जो भी ऑप्शन होगा गलत हो जाएंगे वो, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचे आपका ए और डी। ए में क्या है और डी में क्या है, 1/3 दोनों में कॉमन है, तो 1/3 का आपको चेक नहीं करनी है। चेक किसको करनी है आपको, सेकंड और फोर्थ को। सर ए में भी तो आ जा रहा है ना सेकंड ऑप्शन, वो भी गलत ये है। भी तो आपका सेकंड ऑप्शन, ये भी खत्म हो गया। तो क्या बचे बस आपका, आ गया डी बचा। डी। तो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड जो है आपको आंसर तक पूरा पहुंचा दिया आपको। मतलब खाली खाली आपने खाली इतना पकड़ लिया कि सेकंड जो है वो गलत है, और जिसके साथ साथ सेकंड है वो सारा क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बचा रहेगा। किसी को डाउट सर है? इसको हिंदी में आप समझा दीजिए वापस से। फोर्थ नंबर का जो सॉरी डी है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाला फिर से आप क्लियर कर री दीजिए ऑप्शन। इंटरप्रेट, किसी Yes. नॉलेज को री इंटरप्रेट में मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा होती है, इंटरप्रेट मतलब उसका हम दोबारा जो आपके पास नॉलेज दिया गया है उसको दोबारा आप उसको मतलब आप दोबारा आप मतलब एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे हमने बोला कि G इज इक्वल टू होती है 9.8, हमने बोला कि G का जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब Yes. इस बात को निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, T इज इक्वल टू 2π√L/G। इससे एल क्या लेंथ होती है पेंडुलम की, इससे हमारा टी क्या टाइम पीरियड है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू L/G। इससे अगर हम जी निकालेंगे तो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π² L/T²। इसको आप कितने ही बार रिपीट कर सकते हो, ये आपके है री, हम जो बता रहे हैं कि री इंटरप्रेट मतलब दोबारा उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो। ऐसे बच्चे नहीं करते स्कूल कॉलेज में, इसी एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, वो लोग वही वही रिजल्ट पाते हैं, इससे कहते हैं इसको। यस। 32 में क्या हो जाएगा सर, क्योंकि फर्स्ट वाला का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नया ज्ञान कौन किसका फर्स्ट वाला, सर 32 का। स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी मतलब क्या होती है, छानबीन करना, खोज करना। तो इसके जो अंदर की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, उसका इंक्वायरी करने की इच्छा। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के जो गुणधर्म क्या होने चाहिए, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी मतलब उनके पास वो एक अंदर की आपका ज्ञान पिपासु होना, जानने की जो इच्छा होती है वो। 32 का कौन सा बोलोगे आप, 32 का डी। बहुत अच्छा। इसमें और भी, इसमें तो कल 4 ही क्वालिटी आपको दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 का तो इसमें सर 33 का ए। 33 का ए खाली नहीं है, डी है आपका 33 का, 32 का, सॉरी 32 का जो है डी है वो। 32 का डी क्यों है, कोई इसमें कोई व्याख्या करेंगे? मीना जी आप करें। इसमें कैसे ना, अभी ये रिसर्चर जो भी है उसने एक तो ये देखना चाहिए कि फ्री इंक्वायरी मतलब कैसे कि अपना मत नहीं ठोकना चाहिए, कि इंक्वायरी कर रहा है तो चलो लोगों का मत क्या है वो जानना चाहिए। दूसरी बात, उसने रिसर्च के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस है और जो भी एविडेंस है कि हाँ इतने मत इसको पड़े, इतने मत इसको पड़े, तो उस पर डिपेंड रहना चाहिए कि हाँ इतने मत इसको है, तो वो सच्चाई मानना चाहिए, उसको डिपेंड रहना चाहिए अपने रिसर्च पे। और तीसरी क्वालिटी ये है कि जो भी ये रिसर्च हुआ है उसको थियोरी के साथ, थियोरेटिकल जो भी नॉलेज है उसके साथ सिस्टमेटिकली वो ये करे,
ठीक है। ये तीनों के अलावा और भी होती है, मैं बता दूंगा अभी आपको जाके, सर अगर एक आप। बार मैं बताऊं हाँ बताएं। फर्स्ट वाले का। हाँ फर्स्ट में सर ये स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं हो उसमें, जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं, विदाउट एनी प्रेशर वी हैव टू डू दिस ना। हम्म। बस ठीक है। बाकी तो दीदी ने बता ही दिया है। हाँ, और इसके अलावा और भी होती है। ये जो यहाँ पे कल 3 गुण दिए हैं, मैं बाकी गुण मत बोल देता हूँ आपको, ताकि अगर आप इसको नोट कर ले, ताकि अगर अगले एग्जाम में अगर इसके अलावा बाहर से इसके अलावा जो गुण है अगर वो आ जाए, जो एसेंशियल क्वालिटीज होती है। एक होती है उसका उसका कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो रिसर्चर होते हैं वो एक्सप्लेन कर सके अपने बातों का। अगर कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे तो उनके पास कितनी अच्छे नॉलेज होंगे, तो उसको तो हम तक नहीं पहुंचेगा ना। तो उनका कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, विस्तार से वो मतलब बताने की उनके पास धैर्य होना चाहिए। उनका क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। टेक्निकल स्किल भी अच्छे होने चाहिए। अगर टेक्निकल चीजें नहीं आएंगे उनको, तो जैसे अभी जो है डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए काफी सारा टूल आ गया है। अगर उनके पास टेक्निकल चीजें को नहीं पता होंगे तो उसका वो उस चीज को एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, तो हम सही रिसर्च तक को नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्किल उनको आना चाहिए। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम सांख्यिकी से होती है। ये ग्राफिकली कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, या ये कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सब का नॉलेज उनको होना चाहिए। एबिलिटी टू मेंटेन क्वालिटी, सेफ्टी एंड इनफेक्शन कंट्रोल, जो इसका जो इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड होती है, इसको होना चाहिए। सेफ्टी तो होना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी के हम पूछे कि आपको क्या क्या बीमारी है, उन्होंने बता दिया, और उनके बीमारी को अगर हम पब्लिकली कर देंगे तो उनके लिए तो प्राइवेसी का दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या होती है, ये सारा चीजों का गुण होना चाहिए कि वो उसको सेफ रख सके। और भी बहुत सी चीजों को जिसमें उनको मतलब उनको कुल मिला के ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करना, सेफ्टी करना, और इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें उनको होना चाहिए। एक और होना चाहिए प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एक प्लान करना और उसका टाइम से उनको शेड्यूल करना, ये होना चाहिए। और इंटरव्यूइंग होना चाहिए कि कई चीजें को समझने, जिससे कहते हैं हम लोग, एक मतलब दूरदृष्टि भी होती है। ये सारा चीजें, या उनको चीजों को एक ये अगर करे तो क्या हो सकता है, इस तरह के जो दूरदृष्टि है, ये भी होना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज होती है जो इसमें इसमें तो हमारे तीन ही दिया गया है। किसी और क्वेश्चन में 33A। बाकी हो सकता है। 33 का आपका ये है एक्शन रिसर्च। एक्शन मतलब समझ गए, जो इसका मतलब कोई ऐसा है जो 33 का और कुछ बोलना चाहते हैं? एक सही है, बिल्कुल सबको क्लियर भी हो गया होगा। 34 का क्या होगा? एक्स जी पोस्ट सर बिल्कुल। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होती है, इसका मतलब हम बात किए थे कल। एक बार बता दो फिर से एक बार। एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल रिसर्च, ये दोनों ही जो है, जो पहले घटना घट चुकी है उसको अध्ययन करता है। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो क्या करता है, अभी अभी जो घटना घटी है, हो गई है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। जैसे रेल एक्सीडेंट हो जाना, भूकंप का आ जाना, या इस तरह के कुछ जो अभी समसामयिक जो घटनाएं घट रही है उसका हो जाना। और जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है बहुत पहले का हो चुकी होती है। सर सी आंसर होगा फिर। कोई ऐसा है जो सी से हटके बोले, जिसको लगता है कि सी नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? याद रखिएगा, ये रिसर्च जो होती है ये कैरिड आउट क्या होती है, आफ्टर इंसिडेंट, घटना घटने का ठीक बाद। इसको हम देखते हैं इसमें। सर आफ्टर, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अब उसके बाद अगले ही दिन हम जाके जांच कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, और मतलब क्या क्या फैक्ट था। सर अभी तो आप बोलते हैं ना कि ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ हो। हाँ, तो ज्यादा टाइम मतलब यही तो बोला कि कल मान लीजिए रेल जब एक्सीडेंट होती है तो उसके बाद हम छोड़ थोड़ी देते हैं। आंसर सी होगा या फिर ए होगा फिर? एक बताइए। ए सर। ए सर आंसर। इसका नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है सर। प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। पोस्ट फैक्टो रिसर्च मींस
तो हाँ इफेक्ट जो इंसिडेंट है उसके जस्ट आफ्टर जो होता है, और इसमें जस्ट आफ्टर या फिर लॉन्ग टाइम में तो नहीं बताया, जस्ट इसमें ये नहीं लिखा है, जस्ट वर्ड यूज नहीं किया है फर्स्ट ऑप्शन में, बट लॉन्ग टाइम भी तो यूज नहीं किया है ना, तो ये आफ्टर द इंसिडेंट, दिस इज करेक्ट। कोई और है जो एक के अलावा कुछ और आंसर देना चाहता है? सर लॉन्ग टाइम होता तो फिर क्या होता, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम मतलब काफी पहले अगर होता तो उसमें भी आपका ऐतिहासिक शोध होती है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है। हिस्टोरिकल है जी। हाँ, तो इसमें 34 में कोई एक के अलावा कोई आंसर देना चाहता है जिसको लगता है कि ये नहीं कुछ और होगा? हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, तो अलोंग विद द हैपनिंग वाला कोई एक एग्जांपल बताइए ना। जैसे आपका जो हमने जो हड़प्पा संस्कृति जो है मोहनजोदड़ो का है, ये काफी लॉन्ग है, फिर बहुत पहले का हुआ है। इस तरह के इतिहास में जो चीजें हुई है वो सब चीजें, जैसे हम लोग वैदिक इतिहास है उसके बारे में हो गया, या या फिर न्यूटन में पढ़ते मैं हैं हम। या एग्जांपल आज मांग से 300-400 साल पहले के भी जो चीजें हैं वो सब हो गया, जिसका हम इतिहास के बुक में जो पढ़ते हैं वो सब चीजें, मतलब जैसे जिसको इतिहास, जलियांवाला बाग की ले सकते हैं कि हाँ, उस इंसिडेंट। इतिहास के रूप में जो लिखी जा चुकी है वो वो सब ऐतिहासिक होती है। इसका आपका जलियांवाला बाग जो हुआ है उसका बहुत बाद में भी सबके बारे में अभी भी शोध हो रही है, कई जगह पे शोध होते हैं, ऐसे बहुत से शोध अभी भी हो रही है। हमारे जो वेदों के ऊपर बहुत शोध हो रही है। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे ऋग्वेद में 16 फॉर्मूलेस है, उसमें एक फॉर्मूला है शून्य सम समुच्चय, और भी कई तरह के एकाधिकन पूर्वेन ऐसे फॉर्मूलेस होते हैं। जब मैं मैथ्स की क्लास बताऊंगा, मैं आपको खाली एक सैंपल दिखा रहा हूँ, आप देखो कि कितना चमत्कारिक चीजें उसमें होती है। कि मान लो आपको मैं उसमें मान लो कि आपको 108 का स्क्वायर करनी है, ठीक है, स्क्वायर करनी है, आपको पता है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। अब उनमें जो फैक्ट दी गई है उसका यूज कर रहे हैं। 108 में 8 जोड़ो कितना आएगा बताओ? 108 में 8 8 ऐड करो कितना आएगा? 116। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ये आंसर है आपका, आप करके देख लो। 108 इंटू 108 इज इक्वल टू 11664। अब इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप आंसर दो, 107 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, बिना कैलकुलेट किए, खाली ओरली बोलो। 107 में 7 ऐड कर दो कितना आएगा? 114। फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो ये आपका जो ऐसे बहुत सारी चीज बताई गई है जो वेदों में आप हमारे पास है, इसके अगर शोध करेंगे तो इसको हम वैदिक इतिहास कहते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाती है इसमें। और बहुत उसमें जो हम अलग अलग जगह पे जो हम सामवेद में हमें शास्त्रीय संगीत मिलती है, तो ये भी आपका एक शोध है कि हम इसको हम जो एक पुस्तक के रूप में लिखी गई है और जिसको हम इतिहास के रूप में मानते हैं, वो ऐतिहासिक शोध है। किसी को डाउट कोई? सर आंसर आ गया? ओके, 34 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, 36 करो। अभी 35 हमने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने बात ही नहीं किया। जैसे 29 के हम बारे में हमने बात नहीं किया क्योंकि 29 का कंटेंट हमें पढ़ानी है, अभी हमने पढ़ाया नहीं 29 क्वेश्चन जो था। ऐसे 35 को हमने पढ़ाया नहीं अभी तक। 36 बताइए, 36 आप कर सकते हो। थर्टी सिक्स क्या आंसर होगा? नरेश जी क्या किसका बताया आपने? 36 का बताया आपने? हमने तो 34 का बताया था सर वो। अच्छा ठीक है, ठीक। 36 का क्या होगा? द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जो फंडामेंटल शोध होती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? एक्शन रिसर्च में, अप्लाइड में, फिलोसॉफिकल में, या हिस्ट्री? हिस्टोरिकल। नहीं, फंडामेंटल जो शोध होती है उसका जो डेटा होता है उसको हम अप्लाइड में हम यूज करते हैं। अब फंडामेंटल शोध का भी रीजन नहीं बताता क्यों नहीं,
थोड़ा बहुत सर मिलता जुलता नहीं है हिस्टोरिकल से, मतलब कि इसमें भी तो हम हिस्टोरिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव आप पहले हिस्टोरिकल से बना हुआ हो लॉ वगैरह रूल वगैरह वो। यूज कहाँ करोगे? जो हो चुका है बताया कि ये घटना घटित है, उसका आप यूज कहाँ करोगे? हाँ यूज नहीं कर सकते ना। नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च में बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आप उसको हाँ यूज कहाँ अप्लाई। करोगे? अप्लाइड में आप यूज करते हो, एक्शन में तो आप नहीं करोगे। एक्शन तो आपको तुरंत आपको रिजल्ट देगा आपको। और फिलोसॉफिकल में नहीं होता है। इसमें आपका ऑप्शन का बी सही होगा। 36 का बी बिल्कुल सही है। रंजना जी लॉजिक आपको बताएं, लॉजिक बताएंगे क्यों? सर ये जी सर अप्लाइड बी। रिसर्च है ना सर, इसीलिए हमने ये किया। ठीक है। अभी हम इसके बाद क्लास होंगी तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ लेंगे तो हम इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, और उसमें सारे पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये इतना भी क्वेश्चन को डिस्कस हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल एंड एरर जो होती है वो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर आती है। जैसे आपने कोविड का जो हम आपका जो शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, तो हमने क्या किया, हमने ट्रायल किया, किस पे किया, हमने जानवर पे किया, एनिमल पे किया। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ट्रायल करते ही हैं। कुछ गलतियां होती है, कुछ आपका सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना परसेंट सक्सेस हो रही है, 100 में से कितने लोगों को सही हो रहा है। तो ट्रायल एंड एरर आपका उसका पार्ट होता है। ये सब चीजें बात करेंगे इसमें कैसे होती है, इसलिए आप सिस्टमेटिक का भी बात करेंगे। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं अभी तक, इसलिए हमने इसको बात नहीं किया। हम अगले क्लास में इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अगर आप इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, आप चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आंसर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम जी सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये क्लास मैंने आज ही ज्वाइन की है और डेली इसका लिंक मुझे कैसे मिलेगा? अभी तो लिंक किसी दोस्त ने शेयर कर दिया तो। सर सर हम बोल के कौशल सर से बोल के ऐड करवा देंगे आपको सर। अरे